हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एनसीएल स्टाफ नर्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी 8 नवंबर 2020 को हुआ है। इस पेपर की अपन आंसर की सोल्व करेंगे। यहाँ पे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कैसे आंसर आते हैं उसके और किस तरह का पेपर था। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है सीरियस साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री इक्लाम्सिया आर। प्री इक्लाम्सिया के सीरियस साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन सी सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर पूछा गया है प्री इक्लाम्सिया के सीरियस साइन एंड सिम्टम के बारे में। फ्रेंड्स, प्री इक्लाम्सिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। प्री इक्लाम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एक तो। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, बीपी इंक्रीज रहता है। ओके, जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट। और इसके साथ में क्या देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होने के साथ ही साथ ब्लड विजन भी देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलता है, यानी इसके अंदर ब्लड विजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रोटीन यूरिया भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज प्रोटीन यूरिया। अब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है राइज इन ब्लड प्रेशर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज प्रोटीन यूरिया ये भी ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड विजन देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबोव। तो ये इसका राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। पॉलीहाइड्रोअम्नियोज इन प्रेगनेंसी के अंदर जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो पूछा गया है इसके अंदर कि पॉलीहाइड्रोअम्नियोज है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के साथ। ऑप्शन ए प्रोलेप्स ऑफ कॉर्ड, ऑप्शन बी माल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी पीपीएच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। फ्रेंड्स, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज के अंदर होता क्या है, पॉलीहाइड्रोअम्नियोज के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो वहां पे प्रोलेप्स ऑफ कॉर्ड देखने को मिलेगा। कॉर्ड प्रोलेप्स क्यों होगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑल ओवर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे कॉर्ड प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, माल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगी और पोस्टपार्टम हेमरेज भी देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है विच ड्रग कैन बी गिवन इन एम्प्टी स्टोमक। खाली पेट पेशेंट को कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी पेंटोप्राजोल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। ऑप्शन ए के अंदर है थायरोक्सिन। फ्रेंड्स, थायरोक्सिन आपने देखा होगा कि ये खाली पेट ही दी जाती है पेशेंट को। क्यों दी जाती है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जैसे फूड हो गया, जैसे क्या हो गया, फूड हो गया, कुछ हार्मोन्स वगैरह हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, हार्मोन्स हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी चीजें क्या करती है, थायरोक्सिन की अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है, यानी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या करते हैं अपन, पेशेंट को खाली पेट ही दी जाती है, यानी एम्प्टी स्टोमक ही इसको दिया जाता है। और पेंटाप्राजोल क्या है, ये प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, ये तो प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, ये तो अपन खाली पेट पेशेंट को वैसे ही देते ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी यानी बोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। जब बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट को, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, ब्रीथलेसनेस हो गया, तो अपन सीपीआर देते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट किसको बोलते हैं, सीपीआर को ही अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। ओके, तो जब सीपीआर दिया जाता है पेशेंट को तो उसका जो सीक्वेंस क्या रहता है, जो भी उसके अंदर अपन प्रोसेस करते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहता है। फ्रेंड्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा, यानी AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो ये सीपीआर वगैरह की बेसिक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइन बनाता है, इसके अकॉर्डिंग 2010 से पहले क्या होता था, जो एबीसी पैटर्न यानी एबीसी सीक्वेंस हुआ करता था,
बट अभी 2010 की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब केव कर दिया गया है, यानी केव यानी कंप्रेशन, एयरवे एंड फिर ब्रीथिंग, ये सीक्वेंस रहता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन इन एडल्ट। जब पेशेंट को सीपीआर चल रहा है तो उस कंडीशन में जब इंजेक्शन एड्रेनालिन दिया जाता है तो वो किस रूट के द्वारा देंगे? फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे प्रेफरेड रूट होता है ओनली फॉर आईवी रूट। इसके अंदर ऑप्शन में है इंट्राकार्डिक, ये नहीं देंगे अपन। इसके बाद है पेरिफेरल वेन, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल वेन, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इंट्राओसियस, इसका तो कोई मीन्स ही नहीं है क्योंकि ये तो जॉइंट्स वगैरह के अंदर वैसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी पेरिफेरल वेन, यानी आईवी रूट सबसे बेस्ट रूट रहता है। आईवी रूट से दिया जाता है इंजेक्शन एड्रेनालिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी पेशेंट इज। हेड इंजरी पेशेंट के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? ऑप्शन ए आरएल यानी रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी एनएस नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी 10% डेक्सट्रोज। फ्रेंड्स, इसके अंदर जब हेड इंजरी का पेशेंट हो तो उस टाइम उसको हाइपोवोलेमिया हो सकता है, यानी उसको क्या हो गया वहां पे? हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है, यानी हो सकता है वहां पे उसका फ्लूइड लॉस हो गया हो। तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे आइसोटोनिक फ्लूइड उसको दिया जाता है। आइसोटोनिक फ्लूइड प्रेफर किया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको दो आइसोटोनिक फ्लूइड देखने को मिल रहा है, आरएल एंड एनएस, ये दोनों आइसोटोनिक फ्लूइड है। बट यहाँ पे यदि अपन प्रेफरेंसी के हिसाब से देखें, चॉइस के हिसाब से देखें, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनएस होगा। आरएल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरएल इंट्रासेल्युलर जो वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज करता है, जिनके कारण से पेशेंट का आईसीपी बढ़ सकता है। इसलिए वहां पे अपन आरएल प्रेफर ना करके वहां पे क्या प्रेफर करेंगे? एनएस प्रेफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इडवार्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ। इडवार्ड सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? जो ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 18 की, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इडवार्ड सिंड्रोम बोलते हैं। ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी के अंदर है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं अपन पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी हो जाती है। फिर ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये क्या है? ये डाउन सिंड्रोम है। फिर है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 24, ऑप्शन डी के अंदर। बट फ्रेंड्स, इस तरह का कोई सिंड्रोम नहीं होता है वैसे, ये वैसे ही ऑप्शन बनाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। केमिकल डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल्स क्या है? ऑप्शन ए बर्निंग, ये तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट है ही नहीं। बॉइलिंग भी नहीं हो सकता, ऑटोक्लेव भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक तरह से केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फ्लूइड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इन ए ब्रंट पेशेंट इज। एक ब्रंट पेशेंट है और उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है। इसका डायग्नोस क्या बन रहा है? हाइपोवोलेमिक शॉक है। अपने को इसी लाइन का ध्यान रखना है, इसको हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो इस पेशेंट को अपन फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगी? कौन सा फ्लूइड इसको अपन प्रेफर करेंगे? तो फ्रेंड्स, जब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उसको अपन आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं, यानी आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे या फिर हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे। हाइपरटोनिक भी दे सकते हैं पर हाइपोटोनिक बिल्कुल भी नहीं देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पे जब पहली चॉइस रहती है, यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो आइसोटोनिक फ्लूइड अपने ऑप्शन में अवेलेबल है, वो भी एनएस भी है एंड रिंगर लैक्टेट भी है। बट हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है?
इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूम होती है यानी आईसीपी, आईसीएफ यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम होती है, वो ज्यादा डिक्रीज रहती है और उसको अपने को इंक्रीज करना होता है, ये अपना टारगेट रहता है। इसीलिए यहाँ पे अपन क्या देंगे, इसको अपन रिंगर लैक्टेट देंगे, आरएल देंगे एनएस की कंपैरिजन में। जब आरएल अपने पास प्रेजेंट नहीं है तो अपन एनएस भी दे सकते हैं, बट यदि ऑप्शन में आरएल मिलता है और हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए पूछा जाता है तो वहां पे प्रेफरेंस किसको दी जाती है, आरएल को दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा कौन कौन सा इंफेक्शन है जो उसको ट्रांसमिट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए वायरल हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी साइटोमेगालोवायरस इंफेक्शन जिसको अपन सीएमई भी इंफेक्शन भी बोलते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्या होगा, वायरल हेपेटाइटिस सी। इसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इंफेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इंफेक्शन। और दूसरा क्या है, हेपेटाइटिस बी। ओके फ्रेंड्स, यानी हेपेटाइटिस बी एंड सी। और जो हेपेटाइटिस ए होता है वो किससे फैलता है, ओरल फिको रूट से, यानी फिको ओरल रूट से, फिको ओरल रूट के द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन बी में मलेरिया है, साइटोमेगालोवायरस इंफेक्शन है, ये ब्लड बोर्न इंफेक्शन नहीं है या फिर ब्लड से ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, यूट्राइन इनर्शिया इज। यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है, यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है, ऑप्शन ए डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का डिसऑर्डर, यूट्रस का डिसऑर्डर है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो है डिसऑर्डर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ऑप्शन बी को। फ्रेंड्स, वैसे यूट्राइन इनर्शिया है तो यूट्रस का डिसऑर्डर है, एक तरह से ये करेक्ट आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे पूछा गया है डिसऑर्डर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, इसके अंदर ज्यादा प्रेफरेंस पूछी गई है और ये जो आंसर है वो ज्यादा क्लियर हो रहा है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूट्राइन इनर्शिया। और जो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस होता क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस, जो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस होता है ये एक तरह से अलग अबनॉर्मलिटी है। ओके फ्रेंड्स, अब जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यानी इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो उसको रेट्रोवर्टेड यूट्रस बोलते हैं। यानी जब यूट्रस होता है वो इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं एब्सेंस ऑफ यूट्रस। यूट्रस जब एब्सेंस ही नहीं हो, जब वहां पे यूट्रस प्रेजेंट ही नहीं हो, तो ये क्या है, ये एक तरह की जो सिंड्रोम होता है जिसको अपन बोलते हैं MRKH, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, MRKH, जिसको अपन रोकिटेंस की सिंड्रोम भी बोलते हैं। यानी ये होता किस लिए है, ये मुलेरियन एजेनेसिस के कारण से होता है, मुलेरियन एजेनेसिस। यानी जब मुलेरियन डक्ट होता है उसका काम क्या रहता है, यूट्रस वगैरह को बनाना, और जब मुलेरियन एजेनेसिस रहेगा वहां पे, मुलेरियन डक्ट काम नहीं करेगा तो उसके कारण से क्या होगा, यूट्रस नहीं बन पाएगा, तो यूट्रस एब्सेंट रहेगा। तो ये एब्सेंस ऑफ यूट्रस के अंदर क्या रहेगा, MRKH सिंड्रोम रहता है, तो उसके कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच नॉइस वे कोज मैकेनिकल नॉइस। किस लेवल की जो नॉइस होती है, किस लेवल की जो साउंड होती है जो एक तरीके से ईयर को डैमेज कर सकती है, जो मैकेनिकल नॉइस हो सकती है। ऑप्शन ए 150 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल एंड ऑप्शन डी 85 डेसिबल। यानी इसके अंदर पूछा गया है कि किस लेवल की जो साउंड होती है कि उससे ऊपर होने पे एयर वगैरह डैमेज हो सकते हैं, मैकेनिकल नॉइस कोज कर सकता है। तो फ्रेंड्स वो होता है 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड होती है वो ईयर डैमेज कर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रेस्क्राइब्ड बाय साइकेट्री एंड इज रिगार्डेड एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर। ऐसी इसमें से कौन सी ड्रग है जो साइकेट्री पेशेंट के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है और जिसको अपन माइनर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? माइनर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ऑप्शन ए एनिमेनिक, एनिमेनिक इसको भी नहीं बोलते, एंटी डिप्रेसेंट भी नहीं होती है। जो एंटी एंजाइटी ड्रग होती है इसको बोलते हैं अपन माइनर ट्रैंक्विलाइजर, माइनर ट्रैंक्विलाइजर। ओके फ्रेंड्स, और एंटी साइकोटिक ड्रग होती है इसको भी नहीं बोलते। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? एंटी एंजाइटी ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं होगा? ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है आशा। आशा एनएचएम का कंपोनेंट है, आशा भी कंपोनेंट होती है। जननी सुरक्षा योजना ये भी एनएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का कंपोनेंट है। अंडर 5 क्लिनिक ये नहीं है। और जो आरसीएच प्रोग्राम होता है यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसको बोलते हैं अपन आरसीएच। ये भी किसका पार्ट है? ये भी एनएचएम का पार्ट है, यानी नेशनल रूरल हेल्थ का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके फ्रेंड्स, तो एनआरएचएम है, इसका ये पार्ट है। तो यहां पे अंडर 5 क्लिनिक ऑप्शन सी हो गया जो एनआरएचएम का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एथिलीन ऑक्साइड आर एग्जांपल ऑफ। जो फॉर्मेल्डिहाइड एंड एथिलीन ऑक्साइड है वो किसका एग्जांपल्स है? इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन बी सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी केमिकल गैसेज डिसइंफेक्टेंट्स एंड ऑप्शन डी फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी में है इसमें भी डिसइंफेक्शन नहीं है, डिसइंफेक्टेंट है ये। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? केमिकल गैसेज डिसइंफेक्टेंट। जो फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड होती है जो ईटीओ करते हैं अपन, ये क्या है? केमिकल गैसेज डिसइंफेक्टेंट है, एक तरह से केमिकल गैसेज है ये सॉलिड भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है और फिजिकल डिसइंफेक्टेंट भी नहीं है, ये एक तरीके से गैसेज के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछा गया है टोकोलाइटिक ड्रग, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर सच ड्रग्स विच। जो टोकोलाइटिक ड्रग्स होती है वो किस तरह की ड्रग्स है, उसका क्या इफेक्ट्स होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। रिड्यूस यूट्राइन मोटिलिटी, हाँ बिल्कुल, टोकोलाइटिक जो ड्रग होती है ये क्या करती है? ये यूट्राइन जो मोटिलिटी होती है उसको डिक्रीज करता है, यूट्राइन मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। तो जिससे क्या होता है, जैसे किसी की प्रीटर्म लेबर हो रही है, यानी एक टाइम से पहले यदि लेबर हो रही है तो प्रीटर्म लेबर को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं वहां पे? टोकोलाइटिक ड्रग देते हैं। यानी ये क्या करता है? डिक्रीज प्रीटर्म लेबर, या फिर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर। यानी कुछ टाइम तक के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए अपन डिलीवरी को रोका जा सकता है। वो किससे रोका जाता है? टोकोलाइटिक ड्रग के द्वारा। क्योंकि टोकोलाइटिक ड्रग्स का जो फंक्शन क्या रहता है, इसकी मैकेनिज्म क्या रहती है? ये यूट्राइन मोटिलिटी को कम करती है। इंक्रीज जीआई मोटिलिटी एंड रिड्यूस जीआई मोटिलिटी ये भी इसके ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पुटिंग ए बिटर सब्सटेंस ऑन नेल्स ऑफ किड्स हु यूज्ड टू बाइट इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी। जब भी बच्चे होते हैं वो नेल्स वगैरह को बाइट करते हैं एक तरीके से, तो वहां पे अपन उसको किस तरह का टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके कारण से वो उसको छोड़ देता है, तो इस तरह की थेरेपी को अपन क्या बोलेंगे?
जैसे बच्चे वगैरह होते हैं वो नेल्स वगैरह खाते हैं, तो वहां पे अपन बीटर सब्सटेंस लगा देंगे, यानी कुछ कड़वा पदार्थ लगा देंगे, जिनके कारण से जब भी वो उसको चबाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह कड़वा हो जाता है। तो इस तरह की जो थेरेपी होती है, तो उस थेरेपी को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फ्लोडिंग। तो ये किसके लिए यूज की जाती है? ये फोबिया के लिए यूज की जाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्लोडिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसके लिए होती है? फोबिया के लिए होता है। जब पेशेंट को फोबिया होता है तो इसके लिए होता है ये। और उसके बाद ऑप्शन बी एवर्जन थेरेपी। हाँ बिल्कुल, एवर्जन थेरेपी इसका करेक्ट आंसर रहता है। एवर्जन थेरेपी होती है, ये बिहेवियर थेरेपी होती है एक तरह से। क्या होती है ये बिहेवियर थेरेपी होती है। ऑप्शन सी हाइप्नोसिस, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, ये भी बिल्कुल इसका आंसर नहीं होता है। तो जो एवर्जन थेरेपी होती है ये क्या करती है? बिहेवियर थेरेपी होती है, यानी कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को अवॉइड या फिर स्टॉप करने के लिए काम में लेते हैं। अवॉइड और स्टॉप करने के लिए काम में लेते हैं इसको, जो एवर्जन थेरेपी होती है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखते हैं, स्प्रिट शुड नॉट बी अप्लाइड एट द पैलेस वेयर वैक्सीन हैज टू बी इंजेक्टेड बिकॉज। जहां पे अपन वैक्सीन देते हैं, मान लो अपन ने बीसीजी दी, पोलियो दिया, बीसीजी वैक्सीन दी, तो उस कंडीशन में वहां पे स्प्रिट अप्लाई नहीं की जाती है। तो इसका रीजन क्या रहता है? स्प्रिट वहां पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। यानी कोई भी अपन लाइव वैक्सीन देते हैं, जब अपन लाइव वैक्सीन देते हैं तो वहां पे स्प्रिट साफ करने के लिए वहां पे काम में नहीं ली जाती है। इसका रीजन क्या रहता है? ऑप्शन ए इट में कोज हार्मफुल रिएक्शन। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपन अदर जो इंजेक्शन लगाते हैं या अदर वैक्सीन लगाते हैं लाइव के अलावा, तो वहां पे भी तो यूज करते हैं, तो वो हार्मफुल हो तो वहां पे भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई रीजन नहीं है। इट में प्रोड्यूस नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस भी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इट में डैमेज लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वैक्सीन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी जब अपन किसी पेशेंट को यदि बीसीजी वैक्सीन लगाई, किसी बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लग रही है, तो उस कंडीशन में जो इसकी सरफेस रहती है, ओके फ्रेंड्स, जो सरफेस रहती है, इस सरफेस पे जब वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लाइव ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और जब अपन स्प्रिट यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके कारण से वो डैमेज हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वो डैमेज हो सकते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म, इसलिए वहां पे अपन स्प्रिट यूज नहीं करते। इट्स ए प्रैक्टिस विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक रीजन, इसको अपन किसी अदर स्पेसिफिक रीजन के बगैर ही अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। कोई न कोई ऑथेंटिक थ्योरी या ऑथेंटिक रीजन के साथ ही उसको अपन अप्लाई करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ हीट। ऐसी कौन सी विटामिन है जो बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है, जिसका नाम ही अपन हीट सेंसिटिव विटामिन बोलते हैं। हीट सेंसिटिव होती है वो बहुत ही ज्यादा। तो इस तरह की विटामिन होती है विटामिन सी। यानी विटामिन सी एक एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा यदि टेम्परेचर पे अपन इसको काम में लेते हैं, या फिर वहां पे स्टोरेज किया जाता है, या उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो डैमेज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अलार्मिंग वैल्यू ऑफ जीसीएस रिक्वायरिंग आईसीयू एडमिशन इज। जीसीएस क्या रहता है? जीसीएस होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल ये रहता है जीसीएस। जीसीएस होता किस लिए है? जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उसको असेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसको असेस करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। तो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसका कौन सा स्कोर रहेगा, ऐसा कौन सा स्कोर है जिसके बाद अपने को पता लग जाएगा, वो एक तरह से अलार्मिंग वैल्यू बोला जाता है, यानी अलार्मिंग साइन होता है कि इसके बाद उसको आईसीयू की रिक्वायर है, यानी इंटेंसिव केयर की यूनिट की उसको रिक्वायर रहेगी। तो इसका जो नॉर्मल स्कोर रहता है वो रहता है 15। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पे जो 15 है ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों? अलार्मिंग वॉल्यूम नहीं है। और ऑप्शन बी है 13।
तो फ्रेंड्स जो 13 से 15 तक, यानी 13 से 15 तक रहता है जो स्कोर, उसको माइनर इंजरी को इंडिकेट करता है। ये किसको? माइनर इंजरी को इंडिकेट करता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर इंजरी के अंदर अपन वहां पे आईसीयू प्रेफर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में है 12 है। तो फ्रेंड्स 9 टू 12 है, 9 टू 12 है, ये मॉडरेट इंजरी को रिक्वायर करता है, यानी मॉडरेट इंजरी इसको शो करता है। तो मॉडरेट इंजरी के अंदर भी अपन आईसीयू प्रेफर नहीं करते, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है 8, जो 8 यानी बिलो द 8, 8 से कम यदि जीसीएस का स्कोर रहता है तो उसको अपन किसमें करते हैं? सीवियर इंजरी, सीवियर इंजरी से अपन इंडिकेट करते हैं। और जब सीवियर इंजरी रहती है तो उस कंडीशन में अपन आईसीयू उसको प्रेफरेंस देते हैं, यानी आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की उसको रिक्वायर रहती है। तो एक तरह से इसकी अलार्मिंग वैल्यू हो गई, अलार्मिंग साइन हो गया 8 यहां पे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, एयरवे मैन्यूवर टू ओपन एयरवे रिकमेंडेड इन ट्रॉमा पेशेंट इज। यदि कोई ट्रॉमा पेशेंट है तो उसको किस तरह का एयरवे मैन्यूवर वहां पे यूज करेंगे अपन? ओके फ्रेंड्स, ट्रॉमा पेशेंट को ऑप्शन ए हेड टिल्ट, ऑप्शन बी चिन लिफ्ट, ऑप्शन सी जो थ्रस्ट, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो फ्रेंड्स जब कोई ट्रॉमा पेशेंट होता है तो ट्रॉमा पेशेंट के लिए अपन पहले से सस्पेक्ट रखते हैं कि उसको स्पाइनल इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्पाइनल इंजरी। और जब स्पाइनल इंजरी हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को उसी पोजीशन में रखा जाता है, किसी भी प्रकार से उसको अपन हिलाया डुलाया नहीं जाता है या किसी भी प्रकार की स्पाइनल मूवमेंट नहीं करवाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो इंजरी है वो एडवांस हो सकती है, उसको इंजरी होती है वो बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन स्पाइनल मूवमेंट नहीं करवाते हैं, उसको एकदम फ्लैट पोजीशन में रखते हैं, या फिर जिस पोजीशन में वहीं पे रखा जाता है जब तक किसी डॉक्टर का एडवाइस नहीं हो। तो जो हेड टिल्ट यहाँ पे दिया गया है, हेड टिल्ट, तो हेड टिल्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हेड टिल्ट के अंदर हेड की मूवमेंट होगी, नेक की मूवमेंट होगी, तो वहां पे स्पाइनल इंजरी बढ़ सकती है उसको। तो इस ऑप्शन को अपन करेक्ट नहीं मानेंगे। ऑप्शन बी चिन लिफ्ट एंड जो थ्रस्ट, फ्रेंड्स ये दोनों एक ही होते हैं। चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट मैन्यूवर होता है वो यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जबड़े को इसके अंदर लोअर मूवमेंट करवाई जाती है, और इसके कारण से जो थ्रस्ट मूवमेंट से वहां पे एयरवे को ओपन किया जाता है। ये सभी किसके लिए यूज होते हैं? एयरवे ओपन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी बी और सी इसके करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच अब्जॉर्प्शन इन द न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। एक डायबिटिक मदर का बेबी है और जब वो बर्थ होती है तो उस कंडीशन में वहां पे इंपॉर्टेंट अपने को नर्सिंग इंटरवेंशन क्या यूज करनी होती है, जो इमीडिएट यूज करनी होती है, उसके अंदर ऐसा क्या साइन देखने को मिले, ऐसी क्या अब्जॉर्प्शन साइन देखने को मिल रहा है ऑब्जर्वेशन के दौरान कि वहां पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है? ऑप्शन ए क्राइंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो अच्छा साइन है क्राइंग, तो इसके लिए अपने को किसी भी प्रकार की एक्शन की जरूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो क्राइंग के अंदर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है वाकफुलनेस, ये भी एक अच्छा साइन है। जटरिंग मूवमेंट, जटरिंग मूवमेंट है, इसके अंदर अपने को तुरंत नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत रहती है। ओके फ्रेंड्स, और यावनिंग ये भी ठीक है, बल्कि जटरिंग मूवमेंट के साथ भी एक चीज और रहती है फ्रेंड्स, जब बेबी विथ क्राइंग, यानी इसके अंदर जब क्राई भी हो रहा है, क्राइंग भी है, और इसके साथ ही साथ जटरिंग मूवमेंट है, तो वो कंडीशंस क्या रहती है? नॉर्मल होती है। इसको अपन तुरंत की तुरंत वहां नर्सिंग इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं रहती है। बट जब क्राइंग एब्सेंट हो, क्राइंग एब्सेंट हो और जटरिंग मूवमेंट आ रही हो, तो उस कंडीशन में अपने को तुरंत नर्सिंग एक्शन की जरूरत होती रहती है, यानी वहां पे नर्सिंग एक्शन अपने को रिक्वायर है। फ्रेंड्स जो जटरिंग मूवमेंट रहती है वो 1 से 2 मंथ तक नॉर्मल रहती है वैसे बेबी के साथ, और 1 से 2 मंथ बाद वहां पे डिसअपियर हो जाती है। बट यहाँ पे ये क्राइंग के साथ रहती है, जब बच्चा रोता है तो उसके साथ ही जटरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। बल्कि जब विदाउट क्राइंग, यानी बिना रोए, विदाउट क्राइंग वहां पे जटरिंग मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वो अबनॉर्मल साइन होता है। तो यहाँ पे जटरिंग मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
पेशेंट एडमिटेड टू लेबर एंड डिलीवरी यूनिट इन एक्टिव लेबर, एक्टिव लेबर के अंदर है और डिलीवरी यूनिट के अंदर पेशेंट एडमिट है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उसका नर्स या डॉक्टर एग्जामिनेशन कर रहा है। द नर्स नोट्स ए पेपुलर लीजन ऑन द पेरिनियम। फ्रेंड्स यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे उसकी पेरिनियम पर पेपुलर लीजन देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और जो पेपुलर लीजन होता है वो किसको शो करता है वहां पे? हर्पेस। क्या हो सकता है उसको? हर्पेस हो सकता है फ्रेंड्स वहां पे, तो इसलिए वहां पे हर्पेस लीजन हो सकता है। विच इनिशियल एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट, और जब हर्पेस लीजन वहां पे प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में इनिशियल एक्शन क्या अप्रोप्रिएट हो सकती है वहां पर? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट होने से कुछ नहीं होगा, वहां पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द डॉक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी डॉक्टर को तुरंत की तुरंत बताना होता है, क्योंकि वहां पे उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है, वहां पे सिजेरियन सेक्शन कराया जाता है, यानी सी सेक्शन वहां पे यूज किया जाएगा, इसलिए वहां पे तुरंत के तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। अब ऑप्शन सी है, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सी सेक्शन। तो बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ? फ्रेंड्स सिजेरियन सेक्शन करना डॉक्टर का काम है, आप प्रिपेयर जरूर करेंगे, ऑप्शन सी है। जो यदि ऑप्शन बी नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो सकता था, बट कि सबसे पहला जो आपका काम है, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या रहती है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, और जब वहां पे सिजेरियन सेक्शन करेगा तो वो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ऑप्शन डी, कंटिन्यू प्राइमरी केयर एज प्रेस्क्राइब्ड। प्राइमरी केयर से कुछ नहीं होने वाला है, वहां पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो ये भी करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक। एक पेशेंट है जो माइग्रेन हेडेक के लिए एडमिट है। द ड्रग सुमिट्रीपटान सक्सिनेट, सुमिट्रीपटान सक्सिनेट, ये जो ड्रग है सुमिट्रीपटान सक्सिनेट, ये कौन सी ड्रग है? SSRI। ओके फ्रेंड्स, यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर, ये क्या है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर। ओके फ्रेंड्स, ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर है, इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट, और पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दिया है। किस तरह का पेशेंट है? जो माइग्रेन हेडेक का एक पेशेंट है। फॉलोइंग इन पेशेंट हिस्ट्री शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। जब माइग्रेन हेडेक के पेशेंट को पटान सक्सिनेट ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी है, तो उस कंडीशन में नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग ऑफिसर उसको देखता है तो तुरंत की तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या देखने को मिलता है? फ्रेंड्स जब भी कोई कार्डियक हिस्ट्री हो पेशेंट की, क्या हो? कार्डियक हिस्ट्री हो। ओके फ्रेंड्स, जैसे उसको MI हो या फिर एंजाइना हो, यानी किसी भी तरह की कोई भी कार्डियक हिस्ट्री हो, तो उस कंडीशन में वहां पे सुमिट्रीपटान सक्सिनेट ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। यदि डॉक्टर ने कर दी है तो तुरंत के तुरंत क्या करना होता है? वहां पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना रहता है। तो ऑप्शन ए डायबिटीज, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है एंजाइना। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जब कोई भी कार्डियक हिस्ट्री हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि वहां पे अपन सुमिट्रीपटान सक्सिनेट उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी कैंसर, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है क्लस्टर हेडेक, ये भी आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपन क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। द हेड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ नॉर्मल इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट बेबी है, यानी 1 ईयर तक का बेबी है, 1 ईयर तक का जो बच्चा रहता है उसको अपन इन्फेंट बोलते हैं, तो उसका हेड सर्क्यूमफेरेंस क्या रहेगा? ऑप्शन ए 22 से 28 सेमी, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है 28 से 33 सेमी, ये भी आंसर नहीं है, बहुत कम है। ऑप्शन सी है 33 टू 35 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 25 से 39, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इसकी जो करेक्ट जो इसका डाटा रहता है वो कितना रहता है? 32 से लेके 35 सेंटीमीटर, यानी 32 से 35 सेंटीमीटर इन्फेंट के हेड की सर्क्यूमफेरेंस रहती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बोला गया है ए पेशेंट ऑफ हेमरेजिक शोक रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक हेमरेजिक शोक का पेशेंट है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायर है, यानी ब्लड की उसको जरूरत है। हिज ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। ब्लड बैंक इन्फॉर्मेड दैट फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अवेलेबल, विच ब्लड कैन बी यूज्ड। ब्लड बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है? ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक के पास प्रेजेंट है। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप अपन इस पेशेंट को यहाँ पे दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स बी पॉजिटिव वाले को कौन कौन सा दे सकते हैं अपन? मान लो बी पॉजिटिव वाला है तो उसको बी पॉजिटिव तो दे ही सकते हैं, और इसके साथ में बी नेगेटिव भी दे सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ओ पॉजिटिव इसको दे सकते हैं, और ओ नेगेटिव इसको दे सकते हैं। क्योंकि ये तो किसी को दे सकते हैं, ये सभी पेशेंट्स को दे सकते हैं। ओ नेगेटिव तो क्या है? सर्वदाता है, यानी ये सभी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तो दे सकते हैं, और ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाला भी दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं। और जब बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को अपन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं, और नेगेटिव वाले को सिर्फ नेगेटिव ही देते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 ब्लड ग्रुप है जिसको अपन दे सकते हैं। अब इनमें से कौन सा यहाँ पे मैच हो रहा है? ए पॉजिटिव नहीं दे सकते, ए बी नेगेटिव अपन नहीं दे सकते, ए बी पॉजिटिव ये भी नहीं दे सकते, बट यहाँ पे अपन ओ पॉजिटिव इस पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये अपने 4 ब्लड ग्रुप में इनमें से मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 27, द हेमलिच मैन्यूवर, जिसको अपन एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हेमलिच मैन्यूवर को अपन क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर भी बोलते हैं। यूज्ड फॉर पेशेंट हु इज, पेशेंट को क्या हो गया है कि वहां पे एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूवर यूज करते हैं या हेमलिच मैन्यूवर यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स ये एयरवे ओपनिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए काम में लेते हैं? एयरवे ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ए ब्लेडी नोज, तो इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी ए ब्लॉक्ड एयरवे, तो ब्लॉक्ड एयरवे के लिए, यानी एयरवे ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फॉल आउट ऑफ बेड, इसके लिए भी यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इंपेयर्ड आई साइट, आई साइट के लिए भी इसको यूज नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ब्लॉक्ड एयरवे। जब एयरवे ब्लॉक हो जाए तो उस कंडीशन में वहां पे अपन एब्डोमिनल थर्स या फिर हेमलिच मैन्यूवर वहां पे यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 टीस्पून कंटेंट ml, एक टी स्पून के अंदर कितने ml होता है? फ्रेंड्स जो टी स्पून रहती है वो 5 ml की होती है, और जो टेबल स्पून होती है, इसका भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जो टेबल स्पून होती है ये होती है 15 ml की। ओके फ्रेंड्स, बल्कि यहाँ पे टी स्पून के लिए अपने से पूछा गया है। ऑप्शन ए 2 ml रॉन्ग है, ऑप्शन बी 5 ml, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी 10 ml, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 15 ml, बल्कि ये तो क्या है? ये टेबल स्पून है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 अपन देखते हैं। ओके, फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन व्हाट विल यू डू? किसी भी पेशेंट का इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग सबसे प्राइमरी, अपने को इसी का ध्यान रखना होता है कि किसी भी पेशेंट के लिए हैंड वॉश करना है अपने को। तो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का मेथड एक तरह से। ऑप्शन ए क्लीन क्लोथ टू पेशेंट, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए नहीं है। चेंज बेडशीट डेली, अच्छा है, ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं सभी, बल्कि मोस्टली अपन देखा जाए तो वहां पे क्या होगा? हैंड वॉशिंग यूज करते हैं। हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के साथ अपने हैंड टचिंग से पहले और हैंड टचिंग के बाद। हैंड टचिंग से पहले क्यों करते? पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए, और आफ्टर खुद को भी और पेशेंट को दोनों को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक यूज नहीं करते, वहां से प्राइमरी जो मेथड है वो क्या रहेगा? वहां पे हैंड वॉशिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट विल यू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर इन अनकॉन्शियस पेशेंट? एक अनकॉन्शियस पेशेंट है
उसके प्रेशर सोर को ट्रीट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज। गुड, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको बार बार अपन पोजीशन चेंज करेंगे, 2 हावरली वहां पे पोजीशन चेंज करते हैं। इसका एक फिक्स डाटा है, 2 हावरली ही हर जगह पूछा जाता है। तो 2 हावरली इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रेशर सोर नहीं हो पाएगा। प्रेशर सोर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे जब पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है तो उसकी ग्रेविटी के कारण से वहां पे फ्रिक्शन आता है, प्रेशर आता है, और प्रेशर से वहां पे इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिनके कारण से वहां पे स्किन डैमेज होने लग जाती है, वहां पे नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर सोर बोलते हैं, प्रेशर सोर बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है बेड सोर, यानी उसको अपन बेड सोर भी बोलते हैं। ओके, तो सॉफ्ट बेड लगा के इससे प्रिवेंट हो सकता है, बल्कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है वो पोजीशन चेंज ही होती है। सॉफ्ट बेड लगाने के बाद भी अपने को पोजीशन चेंज करानी होती है। हार्ड बेड तो इसका आंसर बिल्कुल होता ही नहीं है। और प्रॉपर हाइड्रेशन, ये भी इसका आंसर नहीं होता है। जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है पोजीशन चेंज, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर पूछा गया है, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, उसको ट्रांसमिशन किसके द्वारा रहता है? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ब्लड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इंफेक्टेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन सी एयरबोर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस ए वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो इंफेक्टेड फूड एंड वाटर से होता है, ब्लड प्रोडक्ट से भी नहीं होता है, क्योंकि यहां से तो हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि हेपेटाइटिस बी एंड सी है वो ब्लड से होते हैं, और एयरबोर्न भी नहीं है, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव ये भी आंसर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है इंफेक्टेड फूड एंड वाटर, क्योंकि हेपेटाइटिस ए है उसका ट्रांसमिशन का सोर्स क्या रहता है, फीको ओरल रूट, यानी फीको ओरल रूट, इससे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32। ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बाय, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ब्लड प्रोडक्ट, तो फ्रेंड्स अपन ने देख लिया था कि ब्लड प्रोडक्ट से तो किसका होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ओके, फिर बात करते हैं इंफेक्टेड फूड एंड वाटर, इससे हेपेटाइटिस ए। फिर जो ट्यूबरकुलोसिस का होता है वो होता है एयरबोर्न। ओके फ्रेंड्स, अब एयरबोर्न से क्या होता है, टीबी का ट्रांसमिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय, कैंसर का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ब्लड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। ब्लड प्रोडक्ट से ही क्या होता है, कैंसर का ट्रांसमिशन रहता है। और हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो अपन ने पहले पढ़ा है, इनका भी होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा एचआईवी का भी होता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनका ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिशन होता है। बट जो कैंसर का अपन मोस्टली देखा जाए तो वहां पे क्या रहता है, लिम्फ एंड ब्लड, लिम्फ भी होता है और ब्लड भी होता है, इन दोनों से ट्रांसमिशन होता है, यानी लिम्फेटिक फ्लूइड से भी होता है और ब्लड से भी होता है। एयरबोर्न से टीबी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, इनका होता है। और नन ऑफ द अबव ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, यानी ब्लड प्रोडक्ट से कैंसर का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बाय, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन किसके द्वारा रहता है, वो अपन ने पहले ही देख चुके फ्रेंड्स, इसके अंदर शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एयरबोर्न, एयरबोर्न के द्वारा किसका रहता है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू अवॉइड द सिकल सेल क्राइसिस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, कि सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल क्राइसिस में होता क्या है, जो आरबीसी होती है इसकी जो साइज है वो सिकल सेल की तरह हो जाती है, यानी सिकल टाइप की हो जाती है, यानी एक तरह से जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हंसिए के आकार की, एक तरह से हंसिए के आकार की हो जाती है, यानी एक तरीके से बहुत ही अबनॉर्मल उसका शेप एंड साइज हो जाता है। तो उस तरह की कंडीशन में इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा, ऑप्शन ए हॉवरली बीपी मॉनिटरिंग,
तो फ्रेंड्स इसका कोई मीन्स नहीं है, यहाँ पे बीपी मॉनिटरिंग करने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग, ये इसका अच्छा ऑप्शन है, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग। क्योंकि जब आरबीसी की जो साइज है वो एक अलग तरह की हो जाएगी, तो उसके कारण से जितनी ऑक्सीजन उसको कैरी करके जो ब्लड सेल्स तक लेके जानी होती है, तो वो ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाएगी, यानी ऑक्सीजन का लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने को ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है होवरली ऑफस्प्रिंग वाटर टू ड्रिंक। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वाटर टू ड्रिंक लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे अपन हाइड्रेट तो उस पेशेंट को करना होता है, बल्कि ओरली नहीं, यदि आईवी रूट वहां पे परफेरेंस होता तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या रहता, आईवी फ्लूइड रहता। क्योंकि आईवी फ्लूइड अपन देते रहते हैं जिनके कारण से वहां पे क्लोटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, क्लोटिंग वगैरह हो जाती है ब्लड की। नंबर डी है, ऑप्शन डी, कूलिंग बाई फैन, तो इसका भी कोई मीन्स नहीं है यहाँ पे, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं रह सकता। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इसके लिए एक अलग से और सेपरेट वीडियो बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। 35 क्वेश्चंस हो गए, 35 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।